गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम टेम्परेचर मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर मेज़रमेंट में हम आज ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये टेम्परेचर है ये किसी भी बॉडी की थर्मल स्टेट होती है, और जिसका मतलब होता है कि इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि कितनी बॉडी कोई हॉट है या फिर कोल्ड है। तो यही आपको क्या दिखाता है, थर्मल स्टेट किसी भी बॉडी की। तो इसमें हम जो मेजरिंग डिवाइस हैं वो दो टाइप के मेजरिंग डिवाइस हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है कि नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड्स से हम कैसे मेज़र करेंगे टेम्परेचर को, दूसरा हम इलेक्ट्रिकल मेथड से टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड्स में क्या है, इसमें तीन टाइप्स के मेथड्स हैं। सबसे पहला है बाय यूजिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज चेंज, और दूसरे में क्या है, बाय यूजिंग चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज चेंज, एंड थर्ड में है बाय यूजिंग चेंजेस इन द वेपर प्रेशर व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। और इलेक्ट्रिकल मेथड में हम बात करेंगे थर्मोकपल से हम कैसे मेजर करेंगे, एंड बाई चेंज इन रजिस्टेंस ऑफ मटेरियल विद चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का अगर रजिस्टेंस चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग जो है आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे बाई कंपेयरिंग द कलर्स ऑफ फिलामेंट्स एंड द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी फाइंड आउट। तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कलर ऑफ फिलामेंट्स का, किससे, उस ऑब्जेक्ट से जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। एंड लास्ट वन क्या है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द रेडिएशन। तो ये भी एक हमें इससे भी इस एपरेटस की हेल्प से भी हमें क्या पता चलता है, टेम्परेचर। तो इस एपरेटस को बोलते हैं रेडिएशन थर्मोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो टेम्परेचर स्केल है, इस टेम्परेचर स्केल में आपको तीन स्केल तो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल, सेकेंड वन इज द सेंटीग्रेड स्केल, थर्ड वन इज द केल्विन स्टेट। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तीन पॉइंट दिखाए गए हैं। एक तो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एक आपका दिखाया गया आइस और फ्रीजिंग पॉइंट, और थर्ड आपका दिखाया गया स्टीम और बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें, सेंटीग्रेड में जो आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो आप सबको बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पे आपकी आइस हो जाता, वाटर कन्वर्टेड किस में हो जाता है, आइस में। और आपका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप सबको पता है कि पानी क्या करने लग जाता है, उबलने लगता है। तो इस जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर हम टेम्परेचर देखेंगे फ़ारेनहाइट में तो वो किसके बराबर होगा, 32 फ़ारेनहाइट। और अगर हम ऐसी अगर हमें करस्पॉन्डिंग केल्विन में देखेंगे तो 273.15 केल्विन। ऐसी अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 212 फ़ारेनहाइट। और ऐसी अगर मैं 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो आप सबको पता है 100 + 273.15, तो ये किसके इक्वल आ गया, 373.15। तो ये तीन स्केल आपको याद रखनी है कि एब्सोल्यूट जीरो पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर आपके क्या क्या वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स की। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप डिप्लोमा करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद अभी हम ये बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ थर्मोमीटर्स, यानी कि थर्मोमीटर्स कितने टाइप्स के हैं, क्या उनको किस बेस्ड पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है एक्सपेंशन थर्मोमीटर्स। एक्सपेंशन थर्मोमीटर्स क्या है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, यानी कि अगर किसी थर्मोमीटर में आपका लिक्विड है तो उसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो उसको हमने नाम दे दिया लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स। एक है आपका बाई मेटेलिक थर्मोमीटर्स। तो अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स।
तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स और बाईमेटेलिक थर्मोमीटर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन थर्मोमीटर्स। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिफरेंस इन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड द कंटेनिंग ग्लास। तो जैसे हम अगर टेम्परेचर नाप रहे हैं किसी भी थर्मोमीटर से, तो अगर उसके अंदर लिक्विड है तो जब हम उसको इंसर्ट करेंगे थर्मोमीटर को, जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो लिक्विड में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और जहां पर ये जाके रुक जाएगा ग्लास के अंदर, तो वहां पर एक स्केल होगी, वो स्केल जो है उस बॉडी का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बताएगा। तो ये देखिए, आप देखिए जो आपका लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में तीन इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक तो है आपका बल्ब, एक है आपका स्टेम और एक है आपका स्केल। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे आपने घरों में थर्मोमीटर देखा होगा कि जो आउटर पोर्शन है, द रिजर्वायर फॉर कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द थर्मोमेट्रिक लिक्विड, तो हमारा जो घरों में रहता है उसमें आपका मरकरी रहता है जनरली। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसको हम बोलते हैं बल्ब। एक होता है स्टेम। स्टेम क्या है, द ग्लास ट्यूब हैविंग अ कैपिलरी बोर अलोंग विच द लिक्विड मूव्स विद चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आप देख रहे हैं यहां से, इस पोर्शन से यहां तक, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टेम, ग्लास स्टेम। और इस ग्लास स्टेम में ही आपका लिक्विड जो है वो मूव करता है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड या अबाव भी हो सकता है ना। उसके अंदर एक होती है स्केल। आपको ये स्केल दिखाई दे रही है, बहुत ही नैरो स्केल दिखाई दे रही है। ये नैरो टेम्परेचर रेंज स्केल फॉर रीडिंग अ रेफरेंस टेम्परेचर। मतलब क्या है कि जब हम इस वाले पार्ट को जब हम इंसर्ट करेंगे किसी बॉडी के अंदर, तो लिक्विड क्या करेगा, इसके अंदर राइज करेगा। अगर मरकरी भी होगा तो मरकरी क्या करेगा, इस थर्मोमीटर की बल्ब के अंदर राइज करेगा। तो ये जहां पर भी जाके जितना भी इसमें एक्सपेंशन होगा और जहां पर ये रुक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। वो रीडिंग क्या होगी, वो रीडिंग करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो यही इसकी वर्किंग है, बहुत ही इजी वर्किंग है। तो इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है, बल्ब, स्टेम और स्केल। तो अब यहां देखिए, आप यहां देखिए कि जो हमने दिखाया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ मरकरी चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर। द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ड्राइव्स द नैरो मरकरी कॉलम अ रिलेटिव लॉन्ग वे अप टू द ट्यूब। मतलब क्या है कि जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो मरकरी का जो लेवल है वो उसके अंदर क्या करेगा, राइज करेगा। तो जो वो जहां पे भी जाके वो मरकरी जो है स्टॉप होगा, और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आप मेजर करेंगे वो उस बॉडी की क्या होगी, टेम्परेचर होगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लिक्विड मरकरी यूज करते हैं तो लिक्विड मरकरी हम जनरली कितने से कितने डिग्री रेंज तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया -35 डिग्री टू 510 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम एल्कोहल यूज करें तो -80 टू 70। ऐसी अगर हम पेंटीन, टोलिन, अगर हम ये देखें तो ये आपका डिफरेंट रेंज देगी है। तो यानी कि आप देखिए कि रेंज जो है, रेंज वो सबसे अच्छी किसकी है, मरकरी की है। तो इसीलिए हम जनरली क्या है, मरकरी जो है हम अपने ऑर्डिनरी जो आपके थर्मोमीटर से जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें भी हम मरकरी यूज करते हैं। और आपने देखा होगा लैब्स में अगर हम बैरोमीटर है या और हमारा जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर मेजर करते हैं, वहां भी हम क्या जनरली मरकरी यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो अच्छा होता है, जो कि आपका टेम्परेचर के साथ वो है वेरी करता है। नाउ उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है, जो कि आपका ये आपकी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, इसकी एडवांटेज क्या है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि ये सिंप्लिसिटी इन यूज एंड लो कॉस्ट। आपको पता है ये घरों में रखा रहता है ये थर्मोमीटर, तो सिंपल है बहुत ही, और इसकी कॉस्ट भी क्या है, लो कॉस्ट है। अगर हम बात करें तो 25 टू 30 रुपीज में ये आ जाता है, ठीक है। पोर्टेबल भी है, इसको हम पोर्टेबल भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसे ले जा सकते हैं। चेकिंग फिजिकल डैमेज इज इजी। हम इसके फिजिकल डैमेज, अगर मान लीजिए इसमें कोई डैमेज हो गया, बल्ब टूट गया या मरकरी निकल गया, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए डैमेज है तो हम उसको रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें पावर सोर्स नॉट रिक्वायर्ड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये पावर सोर्स जब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है
तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें हमें नहीं देनी पड़ती, जबकि अगर हम इसमें पावर सोर्स का यूज करें तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर सोर्स नॉट रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले इसकी कैनोट यूज्ड फॉर दी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं देता क्योंकि हमारा ये मैनुअली है, ठीक है। दूसरा है टाइम लैग इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में टाइम लगता है। देखा आपने कभी देखा होगी, जब हम थर्मोमीटर लगाते हैं तो 2 मिनट वेट कीजिए, 3 मिनट वेट कीजिए। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी वो रीडिंग देने में, मेजरमेंट देने में वो क्या कुछ टाइम लेता है। रेंज इज लिमिटेड, तो हमने बताया कि रेंज क्या है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें एक फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना है, तो देखिए फर्नेस और एक ओवन होती है, एक होती है ओवन, एक होती है फर्नेस। तो ओवन जो है वो हम अपने घरों में जैसे हम यूज करते हैं, तो ओवन क्या होता है कि जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करे। लेकिन अगर हम फर्नेस की बात करें तो फर्नेस का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो सकता है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, आपका 600, 700, 800, 1000, 2000 तक भी जा सकता है। तो उसके लिए हम आपका ऑर्डिनरी थर्मोमीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लिमिटेड है, ठीक है। फ्रेजाइल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, बहुत ही फ्रेजाइल है। अब आप देखिए कि आपने इसमें क्या किया, आपने इसके अंदर एक छोटी ट्यूब इंसर्ट करी है, फिर उसके अंदर आपने मरकरी डाला हुआ है, देन उसके बाद आपने एक बल्ब बनाया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज वेरी फ्रेजाइल, ठीक है। अगर मान लीजिए टूट जाए तो आप वो ठीक नहीं कर सकते, आपको फिर उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है कौन सा थर्मोमीटर था, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो जो कि आपको याद रखना है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका थर्मोमीटर है वो है आपका बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। देखिए एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि आपको इसका नाम ही पता लग रहा है, बाई मेटेलिक, यानी कि बाई मीन्स टू और मेटेलिक मीन्स टू मेटल। तो जो दो मेटल से मिलके थर्मोमीटर बना है उसे हम बोलते हैं बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखिए, इंडस्ट्री में देयर इज ऑलवेज अ नीड टू मेजर एंड मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पॉट, फील्ड और लोकेलिटी। इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी जगह पे आपको क्या करना होता है, टेम्परेचर को मेजर करना है या मॉनिटर करना है किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट का या फील्ड का या लोकेलिटी का। तो द इंडस्ट्रियल नेम गिवन टू सच टेम्परेचर सेंसर्स आर टेम्परेचर इंडिकेटर्स और टेम्परेचर गेजेस। तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर्स बोलते हैं और टेम्परेचर गेजेस बोलते हैं। तो इन गेजेस को ही हम क्या बोलते हैं, इन गेजेस को और क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं बाई मेटेलिक सेंसर्स। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, देखिए जब भी हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की, तो हम बात करते हैं सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की टर्म्स में, ठीक है। तो ये क्या है आपका बाई मेटेलिक सेंसर्स। तो इंडस्ट्रियल नेम्स में हम इसे बोलते हैं, इंडस्ट्रियल नेम्स में हम इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स आर टेम्परेचर इंडिकेटर्स और टेम्परेचर गेजेस। तो आप देखिए कि जो आपका बाई मेटेलिक थर्मोमीटर्स है, टू बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है अ मेटल टेंड्स टू अंडरगो अ वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशनल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो आपने मेटल्स यूज किया है, जो भी आप मेटल्स यूज कर रहे हैं बाई मेटेलिक थर्मोमीटर को बनाने के लिए, उसमें क्या होता है कि उसमें वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन चेंज होता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता है। तो जितना ज्यादा चेंज होगा तो उतना करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा क्या है कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि हर एक मेटल का जो आपका कोफिशिएंट है ऑफ टेम्परेचर वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। द रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। ये किस में डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली पिक्चर दिखाई गई है कि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, दो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स ली गई हैं, स्ट्रिप्स हैं देखिए। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स में एक स्ट्रिप्स जो है आपकी वो हाई एक्सपेंशन मटेरियल की बनी हुई है, दूसरी आपकी लो एक्सपेंशन मटेरियल की बनी हुई है। तो देखिए जब भी हम यहाँ ध्यान रखें कि इनवार जो है, इनवार विच इज एन एलॉय ऑफ निकेल एंड आयरन,
जो इनवर है वो निकल और आयरन का एलॉय है, वो हम लो एक्सपेंशन मटेरियल यूज करते हैं। तो जो ये आपका नीचे वाला लो एक्सपेंशन मटेरियल है वो किसका बना हुआ है? इनवार। इनवार क्या है? एक मटेरियल है, और सॉरी इनवार क्या है? एक एलॉय है। वो किसका? निकेल और आयरन का। और जो आप ये निकेल आयरन एलॉय विद क्रोमियम एंड मैग्नीज ऑफन यूज्ड फॉर दी थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल, हाई थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं? निकेल आयरन एलॉय विद क्रोमियम एंड मैग्नीज। ये हम क्या यूज करते हैं? हाई एक्सपेंशन मटेरियल के लिए। तो आप देखें कि इसमें क्या है, इसमें आप देखिए कि एक एंड इसका एक फिक्स्ड रहता है और दूसरा क्या है? आपका फ्री है। तो क्या होगा कि जब भी हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये क्या होगा? इसकी एंड जो है डिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन ये दिखाया गया है, इस डिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे? इस डिफ्लेक्शन को ही हमें मेजर करना है। और वो हम कैसे मेजर करेंगे? हम पॉइंटर स्केल से मेजर करेंगे। हम क्या करेंगे? इसके एंड पर एक पॉइंटर लगा देंगे और वहां पर एक ग्रेजुएटेड स्केल लगा देंगे। तो जितना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा इतना ये पॉइंटर ग्रेजुएटेड स्केल पे मूव करेगा। तो जहां पर ये पॉइंटर रुक जाएगा वो किसकी वैल्यू देगा? टेम्परेचर की वैल्यू देगा। तो देखिए ये इसमें बताया गया है कि द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, तो दे आर बॉन्डेड टुगेदर। आप क्या कर सकते हैं? उनको बॉन्डेड भी कर सकते हैं टू फॉर्म स्पाइरल और ट्विस्टेड हेलिक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने हमने क्या किया? एक तो सिंपल स्ट्रेट स्ट्रिप यूज कर ली, दूसरा हमने यूज किया स्पाइरल और हेलिक्स। देखिए स्पाइरल और हेलिक्स हम वहां यूज करते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, जहां पे हमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेजर करना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो उसके लिए क्या है? हमें क्या है, जो आपका मेटल्स है उसमें जैसे स्पाइरल और हेलिक्स की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा टेम्परेचर मेजर करने की है, क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली ये आपको इसका दिखा रखा है कंस्ट्रक्शन बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। तो जब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा उस डिफ्लेक्शन को हम मेजर करते हैं। तो इसमें दिखा रखा है कंस्ट्रक्शन में, अ चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप टू एक्सपेंड। मैंने भी बताया आपको कि जो आपका बाईमेटेलिक है उसमें दो आपकी मटेरियल्स होंगे, तो एक साइड से फिक्स्ड होगा, दूसरे से फ्री होगा। तो क्या होगा? उसमें एक्सपेंशन भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। किसके कारण? ड्यू टू डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो जो भी उसमें लीनियर चेंज होगा इन टेम्परेचर एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड कैन बी रीड आउट बाई अटैचिंग अ पॉइंटर टू इट। मैंने अभी आपको बताया जो फ्री एंड पे कोई भी डिफ्लेक्शन होगा वहां पे आप क्या करेंगे? पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट लगा देंगे। तो वो क्या देगा? वो रीडिंग देगा किसकी? टेम्परेचर की इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे आप देखिए दिस रीडिंग विल इंडिकेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो जो पॉइंटर ग्रेजुएटेड स्केल पे मूव करेगा वो किसकी देगा? टेम्परेचर की। तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, इस हेलिकल है, कैंटिलीवर है, स्पाइरल है और फ्लैट भी है। तो इसके एडवांटेज क्या है? देखिए एडवांटेज मैंने सबसे पहले आपका ये बताया कि पावर सोर्स नॉट रिक्वायर्ड। तो पावर सोर्स जब रिक्वायर्ड नहीं है तो यानी कि कॉस्ट कम लगेगी। रोबस्ट, इजी टू यूज एंड चीप, बहुत ही चीप है, रोबस्ट है, इजीली इसको डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इसका डिजाइन बहुत ही टफ है, और बहुत ही सस्ता है ये। नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कैन बी यूज टू मेजर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको 500 डिग्री तक टेम्परेचर तक भी आप इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब किसी चीज की कोई एडवांटेजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेज तो होगी। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्या है? नॉट वेरी एक्यूरेट। अब यहां देखिए लिमिटेड टू एप्लीकेशन वेयर मैनुअल रीडिंग इज एक्सेप्टेबल। हम इसे वहीं यूज कर सकते हैं जहां पे हमें मैनुअल रीडिंग मेजर करनी है। और तीसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि देखिए हमने भी बोला कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनका एक एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो क्या होगा कि अगर हम बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर करेंगे, हो सकता है उसमें डिफ्लेक्शन ही ना हो सकता है उसमें एक्सपेंशन ना हो,
कॉन्ट्रैक्शन ना हो मेटल्स में, तो उस जो स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा उस स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए वी नीड ट्रांसडक्शन एलिमेंट्स। तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट्स में सेंसर्स भी हैं, ट्रांसड्यूसर भी हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ है नहीं। तो हम क्या है, बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। सो ये डिवाइस कैसे हो जाते हैं उस केस में, इनसेंसिटिव माने कि आपने अगर स्मॉल इनपुट दिया, स्मॉल इनपुट आ रहा है लेकिन आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा, तो ये इनसेंसिटिव हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइस जो है इस वेरी स्मॉल और लो टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। तो अब ये बात आती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है बाई मेटल स्ट्रिप्स की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए इसी कंस्ट्रक्शन में हमने ये दिखा रखा है कि एक तो हाई एक्सपेंशन मटेरियल है, जो कि हमने बताया था कि अभी पीछे बताया था मैंने, हाई एक्सपेंशन मटेरियल क्या क्या है। देखिए निकेल आयरन एलॉय विद क्रोमियम मैग्नीज, और लो एक्सपेंशन मटेरियल क्या है आपका, इनवर। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे दिखा रखा है T1 इज द थिकनेस ऑफ लो एक्सपेंशन मेटल स्ट्रिप्स, मिलीमीटर में है। और T2 जो है थिकनेस किसकी है, हाई एक्सपेंशन मटेरियल की है, वो किस में है, वो भी mm में है। और α1 α2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, किसका, लो का और हाई का, जो कि यूनिट क्या है इसकी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। और E1 और E2 क्या है इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द लो एंड हाई एक्सपेंशन मेटल। तो यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर mm²। और T0 क्या है, इनिशियल बॉन्डिंग टेम्परेचर, T क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, R क्या है, रेडियस कर्वेचर ऑफ द बैंड, जो भी आपका बैंड होगा उसकी क्या है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और L क्या है आपकी लेंथ ऑफ द बाईमेटेलिक स्ट्रिप। तो जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आई है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये निकल के आई है R इज इक्वल टू T1 प्लस T2 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस mn मल्टीप्लिकेशन ऑफ m² प्लस 1 अपॉन mn 6 α2 माइनस α1 T माइनस T0 1 प्लस m का होल स्क्वायर। तो ये जो T1 और T2 है ये बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं m, और जो E1 और E2 का जो रेशियो है उसको बोलते हैं n। तो यहाँ पे आप m की जगह क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2, और n की जगह क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन E2। तो अगर मान लीजिए ये थिकनेस दोनों की सेम हो जाए, यंग्स मॉडुलस सेम, यानी कि दोनों सेम मटेरियल के हैं, और आपका m इज इक्वल टू n क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 T1 प्लस T2 3 टाइम्स ऑफ α2 माइनस α1 T माइनस T0। तो ये आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखिए कि दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है निकल क्रोम आयरन एलॉय। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि α2 किसका है, α2 किसके लिए यूज करेंगे हम, हाई एक्सपेंशन मटेरियल के लिए, और α1 किसके लिए यूज करेंगे, लो एक्सपेंशन मटेरियल के लिए। तो α1 आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6, और α2 दिया है आपको 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -6, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी गई है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आ गई, 712.015 mm। तो ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको ये जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए फिर इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।